हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर आप लोग बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और इंग्लिश लिटरेचर को अपने मेजर या माइनर सब्जेक्ट के रूप में पढ़ रहे हैं और पहली बार अपना एग्जाम देने जा रहे हैं 2026 में बीए का पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में मैं इंग्लिश लिटरेचर बीए फर्स्ट सेमेस्टर का वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आ गई हूँ, जो इस बार हर यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आने वाला है। तो आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो आपके शॉर्ट स्टोरी और एसेज से बनने वाले हैं, जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं। उसके अलावा बाकी अदर जो यूनिट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, शॉर्ट या लॉन्ग, उन सभी पर हमने अलग से वीडियोस बनाई हुई है। हर एक यूनिट्स को हमने डिटेल में पढ़ा दिया है, तो आप इंग्लिश लिटरेचर की प्लेलिस्ट को जरूर चेक कीजिएगा। आपको लिंक मिल जाएगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपके सिलेबस में जो शॉर्ट स्टोरी दी गई है द लास्ट लीफ, जिसके राइटर हैं ओ हेनरी, उसकी थीम एंड टाइटल सिग्निफिकेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर मेरी बातों को भी बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो भी मैं आपको बता रही हूँ। देखो, आपके एग्जाम के लिए ना थीम इम्पॉर्टेंट होती है, किसी भी शॉर्ट स्टोरी की हो या आपके सिलेबस में जो एस्से दिया गया है। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका है, स्पेशली थीम इम्पॉर्टेंट होता है। तो मैंने सारी थीम को इस वीडियो में डिस्कस किया है, तो आप थीम पर अच्छे से ध्यान दीजिएगा क्योंकि थीम इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा टाइटल सिग्निफिकेंस भी आपसे कभी कभी एग्जाम में अलग से क्वेश्चन पूछ देता है। पहली हेडिंग डालेंगे थीम ऑफ द लास्ट लीफ। द मेन थीम ऑफ द लास्ट लीफ बाय ओ हेनरी इज होप एंड सेल्फलेस सैक्रिफाइस। जो मेन थीम है, थीम आप जानते हो ना, विषय वस्तु, यानी कि कोई भी राइटर जब शॉर्ट स्टोरी लिख रहा है या कोई स्टोरी लिख रहा है तो उसकी स्टोरी यानी कहानी में कोई ना कोई पूरा मैसेज होगा, कोई ना कोई एक लेसन होगा, कोई एक मतलब आपको आइडिया मिलेगा, कुछ ना कुछ तो आपको पढ़ने के बाद पता चलेगा। जो उसका सेंट्रल मैसेज होगा वही थीम होता है। तो आप लोगों को जब मैंने द लास्ट लीफ शॉर्ट स्टोरी पढ़ाई तो आपने देखा कि उसका मेन थीम है होप एंड सेल्फलेस सैक्रिफाइस। होप का मतलब एक आशा है, एक उम्मीद है, और सेल्फलेस सैक्रिफाइस का मतलब निस्वार्थ त्याग। यानी कि यहाँ पर आपने बेहरमैन का सेक्रीफाइस देखा, जो अपनी परवाह नहीं करता, एक जवान लड़की को बचाने के लिए वो खुद की लाइफ को सेक्रीफाइस कर देता है। बेहरमैन 60 साल का बूढ़ा आर्टिस्ट था। पूरी समरी आप पढ़ चुके हैं, तो समरी नहीं पढ़ी तो देख लीजिएगा, तभी आपको क्वेश्चन आंसर समझ आएंगे। यहाँ पर मैं पूरी समरी एक्सप्लेन करने चलूँगी तो पूरी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। हम केवल यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। The story shows how love, care and faith can save a person's life. ये स्टोरी शो करती है, दिखाती है हाउ यानी कैसे, लव जो प्यार है, केयर यानी देखभाल है, एंड फेथ मतलब जो विश्वास है, भरोसा है, कैन सेव बचा सकती है ए पर्सन्स लाइफ एक इंसान के जीवन को, एक व्यक्ति के जीवन को। आपने देखा दो दोस्त हैं, स्यू एंड जॉन्सी। जॉन्सी को न्यूमोनिया हो गया, वो बीमार पड़ गई और उसके जीने की सारी होप ख़त्म हो जाती है। स्यू हर मुमकिन कोशिश करती है, उसे प्यार देती है, उसका ख्याल रखती है, उससे एक होप दिलाने की कोशिश करती है कि तुम ठीक हो जाओगी। लेकिन उसे लगता था जॉन्सी को कि वो कभी ठीक नहीं होगी, और उनके खिड़की के सामने, उनके रूम की खिड़की के सामने बाहर जो पेड़ है बेल का, उस पर के सारे पत्ते गिर जाएंगे तो वो भी मर जाएगी। जॉन्सी को ऐसा लगता था। तो बेहरमैन जो कि बूढ़ा आर्टिस्ट था, इसको जब जॉन्सी के इस बात के बारे में पता चलता है तो वो क्या करता है, खुद को सैक्रिफाइस कर देता है। बेहरमैन सैक्रिफाइस गिव्स जॉन्सीज होप एंड हेल्प्स हर रीगेन द विल टू लीव। तो बेहरमैन का जो सैक्रिफाइस था, बेहरमैन जब जानता है कि पेड़ का पत्ता गिर जाएगा तो जॉन्सी को लगता है कि वो मर जाएगी, तो वो आधी रात को तूफानी हवा और बारिश में जाकर क्या करता है, तूफानी हवा में जाकर के एक पत्ती बनाता है, दीवार पर पेंटिंग करता है। और जब जॉन्सी अगली सुबह उठती है तो देखती है कि अरे ये पत्ती तो अभी तक लटक रही है, जबकि रात में इतना तेज आंधी तूफान था तब भी। तो तब जाकर जॉन्सी को एक जीने की होप मिल जाती है कि जो वो सोच रही थी कि पत्ता गिरेगा तो वो मर जाएगी, जबकि पत्ता भी टटा रहा अपनी जगह पे, नहीं हिला, तो वो क्यों मरेगी, जबकि पत्ता गिर चुका था। ये तो केवल एक पेंटिंग थी बेहरमैन की बनाई हुई। तो बेहरमैन तो आधी तूफानी रात में बीमार पड़ जाता है और मर जाता है, लेकिन उसका सैक्रिफाइस जॉन्सी को लाइफ दे जाता है। तो ये स्टोरी हमें यही दिखाती है, एक
होप और सेक्रीफाइस दिखाती है, सेल्फलेस सेक्रीफाइस दिखाती है। तो यही इसका थीम है। आपका अगला पॉइंट है टाइटल सिग्निफिकेंस ऑफ द लास्ट लीफ। टाइटल सिग्निफिकेंस का मतलब कि स्टोरी का नाम है द लास्ट लीफ, ये इसका पूरा टाइटल है। तो लास्ट लीफ का मतलब, लास्ट मतलब आखिरी, लीफ मतलब पत्ता। तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है? द टाइटल द लास्ट लीफ इज सिग्निफिकेंट बिकॉज, ये जो लास्ट लीफ टाइटल है बहुत ही सिग्निफिकेंट है बिकॉज, क्योंकि द लीफ, ये जो पत्ती है, सिंबलाइजेज, प्रतीक है होप, उम्मीद का, एंड द विल टू लीव, और जीने की उम्मीद का एक सिंबल है। देखो लास्ट लीफ जहाँ जॉन्सी को मरने की उम्मीद दे रहा था कि लास्ट लीफ जब गिरेगा पेड़ से तो जॉन्सी मर जाएगी, लेकिन जॉन्सी वही लास्ट लीफ देखकर उसको जीने की होप होती है, जबकि वो लास्ट लीफ केवल एक पेंटिंग थी, लेकिन थी तो वो लास्ट लीफ ही ना। तो जॉन्सी को वो जीने की एक होप देती है, क्योंकि जॉन्सी को लगा कि वो पत्ती भी अपनी जगह पर लगी हुई है। जॉन्सी बिलीव हर लाइफ विल एंड, जॉन्सी को बिलीव था कि वो अपनी लाइफ को खो देगी, वो मर जाएगी। व्हेन द लास्ट लीफ फॉल्स, जब पेड़ का आखिरी पत्ता गिरेगा, क्योंकि पतझड़ का मौसम चल रहा था और पतझड़ के मौसम में सारे पेड़ के पत्ते झड़ जाते हैं। तो जॉन्सी केवल पेड़ के पत्ते को गिना करती थी, काउंट किया करती थी, और लास्ट पत्ता गिरने का इंतजार करती थी कि वो गिरने के साथ साथ ये भी मर जाएगी। द पेंटेड लीफ नेवर फॉल्स, लेकिन जो पेंटेड लीफ है जिसको बेहरमैन ने बनाया वो कभी नहीं गिरेगा। एंड गिव्स हर होप, और उसको एक होप देता है, एंड स्ट्रेंथ टू रिकवर, और उसको रिकवर होने की होप देता है, स्ट्रेंथ देता है, मेकिंग इट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टोरी, और यही हिस्सा कहानी का स्टोरी को काफ़ी इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बना देता है। तो यही इसका टाइटल सिग्निफिकेंस है। द लास्ट लीफ का मतलब है कि जीने की इसने उम्मीद दी जॉन्सी को। चलिए नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ द शॉर्ट स्टोरी? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द थीम ऑफ द शॉर्ट स्टोरी द लेमेंट बाय एंटोन चेखव? एंटोन चेखव की शॉर्ट स्टोरी द लेमेंट आपके सिलेबस में दी गई है, मैं पढ़ा चुकी हूँ। समरी की वीडियो डिटेल में अपलोड है, और इससे बनने वाले जो भी लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, जैसे कि क्रिटिकल एप्रिसिएशंस हो गया या अदर जो भी क्वेश्चंस हो गया, हर शॉर्ट स्टोरी के लिए हमने अपलोड की है, जितनी भी शॉर्ट स्टोरी आपके सिलेबस में दी गई है। तो आप क्रिटिकल एप्रिसिएशन के लिए प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। आपके इंग्लिश लिटरेचर में 8 यूनिट से बनने वाले हर टॉपिक पर हमने डिटेल में वीडियो अपलोड की है। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो आपको हमारे चैनल सक्सेस मास्टर पॉइंट पे ना मिले। हेडिंग डालेंगे एग्जाम में थीम ऑफ द लेमेंट बाय एंटोन चेखव। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे द मेन थीम ऑफ द लेमेंट इज लॉनलीनेस एंड अनशेयर्ड ग्रीफ। इस कहानी का जो थीम है वो द लेमेंट का मतलब होता है दुखी, उदास होना, शोक मनाना। एक बूढ़े आदमी की कहानी है जो पूरी दुनिया में एकदम अकेला है, उसको सुनने वाला कोई नहीं। उसके जवान बेटे की मौत हो गई है और उसके बेटे को गुजरे 1 हफ्ता होने को आया है, लेकिन इस दुनिया में उसे अभी तक कोई भी ऐसा नहीं मिला जिसे वो ये बता सके कि उसके बेटे की डेथ कैसे हो गई। मतलब इसके दर्द को न बांटने वाला कोई है, न सुनने वाला कोई है। तो ये कहानी एक बूढ़े आदमी आयोना की है। तो द मेन थीम ऑफ द लेमेंट बाय लॉनलीनेस, अकेलापन, एंड अनशेयर्ड ग्रीफ, यानी ऐसा दुख, ग्रीफ मतलब दुख होता है, ऐसा दुख जो अनशेयर्ड है, अभी तक शेयर नहीं किया गया है किसी के द्वारा। द स्टोरी, ये कहानी शोज दिखाती है हाउ, कैसे आयोना सफर्स डीपली, आयोना सफ़र करता है इतने गहरे दर्द को आफ्टर द डेथ ऑफ हिज सन, उसके बेटे के मरने के बाद। बट नो वन लिसन टू हिम, लेकिन उसे कोई नहीं सुनता। ये बूढ़ा हो गया है, ये कैब ड्राइवर है, ये लोगों को बताना चाहता है कि इसके बेटे की मौत कैसे हुई, लेकिन इस भीड़ भरी दुनिया में भी कोई इसका दर्द नहीं सुनता। एंटोन चेखव हाईलाइट्स ह्यूमन इंडिफरेंस। तो राइटर जो है एंटोन चेखव, वो इस स्टोरी के थ्रू ये दिखाना चाहते हैं ह्यूमन इंडिफरेंस एंड शोज दैट व्हेन सॉरो इज नॉट शेयर्ड पेन बिकम्स हैवियर। तो राइटर अपने रीडर को ये दिखाना चाहते हैं कि जो ह्यूमन सोसाइटी है वो काफ़ी सेल्फिश है, और इनके बीच जो इनडिफरेंस है वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि अगर किसी का दर्द जो शौरो है वो शेयर ना किया जाए, बांटा ना जाए,
तो वो जो पेन होता है, दर्द होता है, बिकम्स बन जाता है हैवियर, काफ़ी भारी हो जाता है। तो आयोना जो है इसमें बूढ़ा आदमी, जो कि इतना बूढ़ा है कि अब इसके पास कोई और साधन नहीं है कमाने का, बस इसका बेटा था जो उसे कमा कर ला सकता था, वो भी मर गया और इसको बुढ़ापे में रोटी के लिए कैब चलाना पड़ता है और कोई इसके दर्द को नहीं सुनता। और आयोना को भी ऐसा लगता है कि उसका दिल दर्द से इतना भर आया है कि इसका दिल अगर फट जाए तो पूरी दुनिया भर जाएगी। तो वही एंटोन चेखव दिखाते हैं कि मतलब लोगों को लोगों का दर्द सुन लेना चाहिए, तकलीफ़ें बांट लेनी चाहिए। क्या पता किसी का दर्द सुनकर, मतलब किसी का हम दर्द बांट लें तो उसका मन हल्का हो जाए। तो यही मैसेज राइटर अपने रीडर को देना चाहता है। स्टोरी काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छी स्टोरी है, पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको पढ़ा दी है। थर्ड आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट द थीम ऑफ दिस शॉर्ट स्टोरी द टेरर बाय गाई डे मोपासा। तो गाई डे मोपासा की शॉर्ट स्टोरी है द टेरर, मतलब भय, डर, अपने आप का डर। तो इसमें एक आदमी रहता है, एक ही कैरेक्टर है, जैसे इस कैरेक्टर्स कुछ दिखे हैं इसमें, बट जो मेन कैरेक्टर है वो है मिस्टर रेमन, जो एक घर में अकेला रहता है। इसकी शादी नहीं हुई है और अब अकेलेपन से ये डरने लगा। ये इतना अकेला रहता है कि इसको अपने अकेलेपन से डर हो गया है और इस वजह से ये शादी करने का इरादा बनाता है कि जब इसकी शादी हो जाएगी तो इसका अकेलापन दूर हो जाएगा। तो गाई डे मोपासा जो राइटर हैं वो यही दिखाते हैं कि कभी कभी डर इंसान को अपने अकेलेपन की वजह से भी लगने लगता है, हर बार डरने की वजह भूत प्रेत नहीं होती। तो चलिए देखते हैं, मतलब ये राइटर यही मैसेज दे रहा है अपने रीडर को कि मतलब ज़्यादा टाइम के लिए इंसान को अकेले नहीं रहना चाहिए। तो आप हेडिंग डालेंगे थीम ऑफ द टेरर बाय गाई डे मोपासा। ये राइटर का नाम है, गाई डे मोपासा एक फ्रेंच राइटर थे और ये फ्रेंच नेम है। द मेन थीम ऑफ द टेरर इज़ फियर ऑफ अननोन। और इस स्टोरी का जो मेन थीम है वो फियर है, यानी भय है, डर है, ऑफ अननोन, अनजाने का डर, अपने आप का, अपने अकेलेपन का डर। द स्टोरी शोज, ये कहानी दिखाती है, हाउ ह्यूमन्स इमेजिनेशन क्रिएट्स टेरर इवन विदाउट रियल डेंजर। तो ये कहानी हमें दिखाती है कि ह्यूमन इमेजिनेशन, जो इंसान का दिमाग है, कल्पनाएं हैं, क्रिएट्स कर देती हैं टेरर को, मतलब डर को पैदा कर देती हैं, विदाउट रियल डेंजर, बिना किसी डेंजर के, बिना किसी खतरे के इंसान को मतलब डराने लगती हैं। मोपासा एक्सप्लेन्स दैट ट्रू फियर कम्स फ्रॉम आवर माइंड। गाई डे मोपासा ये बताते हैं अपनी इस स्टोरी में, ये थीम, मतलब ये बात बता रहा अपने रीडर को कि जो ट्रू फियर है, जो डर होता है, कम्स फ्रॉम आवर माइंड, हमारे मन से आता है, नॉट ऑलवेज फ्रॉम घोस्ट और सुपर नेचुरल थिंग्स। हमेशा मतलब घोस्ट वगैरह की वजह से ही डर नहीं लगता, कभी कभी इंसान अपने अकेलेपन से डरता है, अपनी इमेजिनेशन से डरता है, क्योंकि जब इंसान अकेला रहता है तो उसके मन में अजीब अजीब ख्याल आते हैं और उस ख्याल की वजह से उसको डर लगने लगता है। तो इसमें जो मेन कैरेक्टर रहता है मिस्टर रेमन, जो कि अपने घर में एकदम अकेला रहता है, इसके घर में कोई नहीं है इसके अलावा, तो इसे डर लगने लगता है और फिर ये अपने दोस्त को बताता है कि इसको इतना डर लगता है कि इसने शादी करने का इरादा कर लिया है, ताकि शादी हो जाएगी तो इसका अकेलापन कम हो जाएगा और इसे कभी डर नहीं लगेगा। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, राइट द थीम ऑफ द शॉर्ट स्टोरी द बार्बर्स ट्रेड यूनियन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द बार्बर्स ट्रेड यूनियन मुल्क राज आनंद की शॉर्ट स्टोरी आपके सिलेबस में दी गई है और ये पूरी स्टोरी मैंने आप लोगों को पढ़ा दी है। तो ये स्टोरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी समरी पर वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप देख लीजिएगा। और द बार्बर्स ट्रेड यूनियन में एक कैरेक्टर है चंदू, जो कि एक लड़का होता है, बार्बर होता है, नाई का बेटा होता है, और उसका कैरेक्टर स्केच एग्जाम में लॉन्ग में पूछता है, तो मैंने कैरेक्टर स्केच पर अलग से वीडियो आपके लिए बनाई है, तो आप देखकर तैयार कर लीजिएगा। इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आज हम इसकी थीम देखने वाले हैं। चलिए इसकी थीम देखते हैं कि इसकी थीम क्या है। तो देखिए द मेन थीम, पहले तो एग्जाम में आप लोग क्या कीजिएगा, हेडिंग डाल दीजिएगा, हेडिंग ज़रूर डालिएगा, हेडिंग पर मार्क्स काफ़ी अच्छे मिलते हैं। एक लाइन में हेडिंग डालकर एक लाइन छोड़ दीजिएगा, फिर उसके बाद लिखिएगा द मेन थीम ऑफ द बार्बर्स ट्रेड यूनियन बाय मुल्क राज आनंद इज द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पुअर वर्कर्स एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिटी। देखो मुल्क राज आनंद जो थे ना, ये कास्ट सिस्टम पे काफ़ी ज़्यादा लिखा करते थे। ये इंडियन ऐसे राइटर थे, इंडिया के काफ़ी बहुत बड़े राइटर थे ये, जो कि लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर में काफ़ी ज़्यादा इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है और यूनिट नंबर 1 में मैंने इनका कंट्रीब्यूशन आपको पढ़ाया भी है। तो देखो मुल्क राज आनंद एक ऐसे राइटर थे जो कि इंडिया में जो भी गरीबों के साथ और जो भी ऐसे कास्ट के लोग होते थे जो थोड़ा
मतलब बड़ी कास्ट नहीं होती थी, जैसे कि बार्बर्स वगैरह होते थे जो कि नाई वगैरह बाल वगैरह काटते थे, और उसके अलावा जो टॉयलेट्स वगैरह साफ़ करते थे, तो उनकी सोसाइटी में कोई इज़्ज़त नहीं थी। उन्हें लोग अछूत मानते थे और उनके साथ ना बैठते थे, ना दोस्ती करते थे। उन्हें मतलब उनसे हर कोई दूर रहता था, उनके साथ काफ़ी ज़्यादा अन्याय भी किया जाता था, उनका शोषण भी किया जाता था। तो ये काफ़ी ज़्यादा लिखा करते थे कास्ट सिस्टम के ऊपर। ये जो कास्ट सिस्टम है, इसको ये ख़त्म करना चाहते थे, और जो लो कास्ट के साथ लोअर कास्ट के जो लोग होते थे, उनके साथ जो सोसाइटी में अन्याय होता था, शोषण होता था, उनको कुछ समझा नहीं जाता था, उन्हें काफ़ी पिछड़ा माना जाता था, तो उनको उठाने के लिए, उनको ऊपर उठाने के लिए ये अपने वर्क्स के थ्रू आवाज़ देते थे। तो ये जो कहानी है द बार्बर्स ट्रेड यूनियन, ये एक नाई, मतलब नाई जो होते थे, बार्बर होते थे, जो होते हैं, उन्हें भी सोसाइटी में काफ़ी निम्न माना जाता है। तो उनके लिए ये एक स्टोरी लिखते हैं। और उसके अलावा आप आगे जब जाएँगे तो आप अनटचेबल पढ़ेंगे। अनटचेबल मतलब अछूत, जिसमें एक लड़के की कहानी है जो कि टॉयलेट्स को साफ़ करता है, तो उसकी भी सोसाइटी में कोई इज़्ज़त नहीं होती। तो उसके बारे में मतलब ये कास्ट सिस्टम पे ज़्यादा लिखते थे। तो द बार्बर्स ट्रेड यूनियन की थीम क्या है? देखो, एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है जो कि शोषण होता है ऑफ पुअर वर्कर्स, यानी जो गरीब मजदूर हैं, एंड इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिटी। तो मुल्क राज आनंद की जो कहानी है द बार्बर्स ट्रेड यूनियंस का मेन थीम है गरीब मजदूर का शोषण और उनकी एकता का महत्व। द स्टोरी शोज, ये कहानी दिखाती है हाउ, कैसे बार्बर्स आर ट्रीटेड अनफेयरली, पेड वेरी लिटिल एंड लुक्ड डाउन अपॉन बाई सोसाइटी। तो ये कहानी दिखाती है, इस कहानी में मुल्क राज आनंद ने ये दिखाया है कि जो बार्बर्स होते थे, जो नाई होते थे, मतलब उनके साथ कितना ज़्यादा अन्याय किया जाता था। उन्हें पेड, मतलब कि वो जब बाल काटते थे, लोगों का बाल बनाते थे, तो उन्हें काफ़ी छोटी अमाउंट दी जाती थी, मतलब बहुत कुछ पैसे उनको दिए जाते थे। उनका मेहनताना उन्हें काफ़ी कम मिलता था, और बड़े लोग जो होते थे सोसाइटी के, वो उन्हें काफ़ी कम पेमेंट करते थे। एंड लुक्ड डाउन अपॉन बाई सोसाइटी, और सोसाइटी के द्वारा काफ़ी छोटी नज़रों से, दृष्टिहीन, मतलब हीन दृष्टि से, गंदा इनको समझ कर देखा जाता था। मतलब सोसाइटी इन्हें कुछ अच्छा नहीं मानती थी। थ्रू चंदू, और इस कहानी के अंदर मुल्क राज आनंद ने एक कैरेक्टर को यूज़ किया है, वो कैरेक्टर है चंदू, उसका नाम है। द राइटर हाईलाइट्स दैट व्हेन वर्कर्स कम टुगेदर एंड फ्रॉम ए ट्रेड यूनियन, दे कैन रेज देयर वॉइस अगेंस्ट इनजस्टिस। तो इस कहानी में मुल्क राज आनंद ने चंदू नाम के कैरेक्टर के थ्रू हाईलाइट किया है कि जब जो मजदूर हैं, जो वर्कर्स हैं, जो अगर वो कम टुगेदर एक साथ आ जाएं और एक ट्रेड बना ले, एक यूनियन बना ले, दे कैन रेज, वो आवाज़ दे सकते हैं अगेंस्ट इनजस्टिस, अन्याय के खिलाफ। तो मुल्क राज आनंद ये बताते हैं कि अगर जितने भी लोअर कास्ट के लोग हैं, अगर वो एकजुट हो जाएं, एक साथ हो जाएं, एक ट्रेड बना लें, अपना यूनियन बना लें, एकता हो जाए उनके बीच, तो वो आवाज़ उठाकर अपने खिलाफ हो रहे अन्याय को ख़त्म कर सकते हैं। द स्टोरी गिव्स द मैसेज दैट यूनिटी गिव्स स्ट्रेंथ एंड हेल्प फाइट सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। ये कहानी सिखाती है, ये कहानी ये मैसेज देती है दैट यूनिटी गिव स्ट्रेंथ, जो यूनिटी है वो स्ट्रेंथ देती है, मजबूती देती है और मदद करती है लड़ने में। जो सोसाइटी में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है उसके खिलाफ लड़ने में ये मदद करती है। तो आपने देखा कि जब सोसाइटी के अंदर, आपने इस कहानी में क्या पढ़ा था कि जब चंदू को फॉर्मल सूट पहनने का शौक़ था, तो वो जब पहनता है तो लोअर कास्ट का ये है और अपर कास्ट के लोग उस पर हंसते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं तुम पे ये शूट नहीं करता, तुम मत पहनो। तो ये क्या करता है, पूरे नाई को ये सिखा देता है कि कोई भी किसी के घर बाल बनाने, दाढ़ी बनाने, मूंछ बनाने नहीं जाएगा। जिसको बनवाना है वो खुद आकर बनवाए। देखिए आज के टाइम में हर कोई बाल बनवाने के लिए सैलून जाता है, लेकिन पहले ना जो बार्बर्स होते थे वो घर घर जाकर लोगों के बाल वगैरह बनाया करते थे, दाढ़ी वगैरह बनाते थे, मूंछ वगैरह बनाते थे। पहले ऐसा नहीं था। तो चंदू जो कैरेक्टर है वो जब ये देखता है कि सोसाइटी में उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है, तो सारे ना बार्बर्स को सिखा देता है कि कोई भी किसी के घर नहीं जाएगा, जिसको बनवाना है वो खुद आके बनवाए। तो सारे जो बड़े बड़े लोग थे गांव के, वो लोग आते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम क्यों उठ कर जाएं, ये लोग बार्बर्स हैं, लोअर कास्ट के हैं, ये खुद आएंगे, हमारी दाढ़ी मूंछ बनाएंगे, हमारा बाल बनाएंगे। तो चंदू एक ट्रेड बना लेता है, द बार्बर्स ट्रेड यूनियन ही तो इस स्टोरी का नाम है। और फिर सारे लोगों को समझ आ जाता है कि हाँ जाहिर सी बात है, जब
हम बाल बनवाना है हमें तो हम खुद ही जाएं, ये लोग क्यों उठ कर आएँ। तो इस स्टोरी में यही मुल्क राज आनंद दिखाते हैं कि अगर ट्रेड यूनियन बना ली जाए तो कोई भी किसी भी इनजस्टिस के खिलाफ आवाज़ उठा सकता है। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए, व्हाट मैसेज डज मुल्क राज आनंद गिव थ्रू द स्टोरी। तो इस स्टोरी में मुल्क राज आनंद क्या मैसेज देते हैं, मतलब क्या मैसेज दे रहे हैं। द राइटर गिव्स द मैसेज दैट वर्कर्स शुड बी यूनाइटेड एंड फाइट अगेंस्ट सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। तो ये स्टोरी ये मैसेज देती है कि अगर वर्कर्स यूनाइटेड हो जाएं, एकता में बंध जाएं और लड़ें, फाइट अगेंस्ट सोशल एंड इकोनॉमिक इनजस्टिस, और जो भी सोसाइटी के अंदर इकोनॉमिक इनजस्टिस है, अन्याय है, जो भी उनके खिलाफ शोषण हो रहा है उसके खिलाफ लड़ें तो वो उसमें ज़रूर कामयाब होंगे। आपका अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ अंडर द बनियान ट्री बाय R.K. नारायण। आपके सिलेबस में जो शॉर्ट स्टोरी दी गई है R.K. नारायण की, अंडर द बनियान ट्री, उसकी थीम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसकी थीम देखते हैं कि पूछेगा तो आप कैसे लिखेंगे। मैंने सारी थीम को इस वीडियो के अंदर कवर कर दिया है ताकि आप लोग थीम को अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि थीम एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये हर साल के एग्जाम में पूछी जाती है। The main theme of Under the Banyan Tree is the love of storytelling and the power of imagination। इस स्टोरी का थीम है लव ऑफ स्टोरी टेलिंग, मतलब कहानी कहने से प्यार होना, एंड द पावर ऑफ इमेजिनेशन, और इमेजिनेशन यानी कल्पनाओं की शक्ति, पावर। आपने देखा इसमें नाम्बी नाम का एक बूढ़ा आदमी है जिसकी एज काफ़ी ज़्यादा है, मतलब इसकी एज इस स्टोरी में बताई नहीं गई है लेकिन इसकी एज काफ़ी ज़्यादा है, बहुत बूढ़ा हो चुका है, और वो स्टोरी टेलर है, वो कहानी सुनाता है पूरे गांव वालों को अंडर द बनियान ट्री, यानी बरगद के पेड़ के नीचे बैठ करके। तो इसलिए इस स्टोरी का टाइटल है अंडर द बनियान ट्री। द स्टोरी शोज हाउ नाम्बी, ये कहानी शोज यानी दिखाती है, हाउ मतलब कैसे, नाम्बी जो कैरेक्टर है, बूढ़ा आदमी है, ए विलेज स्टोरी टेलर, एक बूढ़ा गांव का आदमी है, मतलब ये बूढ़ा है नाम्बी और एक गांव का स्टोरी टेलर है, कहानी कहने वाला है, एंटरटेन्स पीपुल, और वहाँ के लोगों का एंटरटेन करता है, मतलब कहानी सुनाता है और गांव के लोग उसकी कहानी को बड़े दिल लगा कर सुनते हैं। विद हिज स्टोरीज अंडर द बनियान ट्री, तो एंटरटेन्स पीपुल विद हिज स्टोरीज अंडर द बनियान ट्री, तो वो कहानी सुनाकर लोगों का मनोरंजन करता है, अपने गाँव वालों का मनोरंजन कराता है बरगद के पेड़ के नीचे बैठ करके। इट आल्सो हाईलाइट the temporary nature of fame, and the banyan tree becomes a symbol of tradition, community and oral storytelling। और ये जो कहानी है बनियान ट्री, और जो बनियान ट्री रहता है इस गांव के अंदर, वो एक सिंबल बन जाता है ट्रेडिशन का, कम्युनिटी का और स्टोरी टेलिंग का, जहाँ पर नाम्बी बैठ करके अपने गांव के लोगों को कहानियाँ सुनाता है, और ये एक कम्युनिटी का सिंबल है और एक ट्रेडिशन का सिंबल है, जहाँ पूरे गाँव के लोग बैठ कर नाम्बी की कहानियों को सुनते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज नाम्बी। नाम्बी इज ए विलेज स्टोरी टेलर हु नरेट्स स्टोरीज अंडर द बनियान ट्री, जो कि बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर गांव वालों को कहानियां सुनाता है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ गेम्स एट ट्वाइलाइट बाय अनीता देसाई। अनीता देसाई की शॉर्ट स्टोरी है गेम्स एट ट्वाइलाइट, जो आपके सिलेबस में दी गई है, मैं इसकी समरी भी अपलोड कर चुकी हूँ, और इससे रिलेटेड जो अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो भी हमने अपलोड कर दिया है। हर स्टोरी के लिए अपलोड किया है क्रिटिकल अप्रिशिएशन एंड अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, तो आप देख लीजिएगा, सभी पर अलग अलग वीडियोस बनी हुई है। आज हम केवल सारी थीम्स को डिस्कस कर रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, हर यूनिवर्सिटी के लिए। तो गेम्स एट ट्वाइलाइट की थीम है द सेंट्रल थीम। देखो आप देखते हो इसमें कई सारे बच्चे होते हैं जो कि खेलते हैं, और इसमें एक रवि नाम का भी कैरेक्टर होता है जिसको जीतने का शौक होता है, क्योंकि ये जीतेगा गेम में तो इसकी वाहवाही होगी। तो मतलब लेकिन ये बाद में क्या देखता है कि हर बच्चा इसे इग्नोर करता है। क्यों इग्नोर करता है? देखो, जो रवि है वो ऐसी जगह छुप जाता है हाइड एंड सीक खेलते टाइम कि मतलब इसे कोई ढूंढ नहीं पाएगा, और सबसे बाद में सब इसे ढूंढेंगे तो कहेंगे वाह रवि तुम कैसी जगह छुपे थे कि हम तुम्हें ढूंढ ही नहीं पाए। तो ये एक शेड में जाकर छुप जाता है जो कि काफ़ी अंधेरी थी। उसे बाद में मतलब वो कई घंटे वहाँ छुपा रहता है, लेकिन उसे ढूंढने कोई भी बच्चा नहीं आता। फिर क्या होता है, अब इतने देर हो जाने के बाद रवि को अंधेरे में डर भी लगने लगा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि सब उसको खोजेंगे, उसको ढूंढते ढूंढते आएंगे। फिर जब वहाँ से वो निकलेगा तो सब उसकी वाहवाही करेंगे और और गेम को यही जीतेगा, गेम का ये विनर होगा।
बट जब क्या होता है कि जब ये बाद में कई घंटों बाद उस शेड से बाहर निकलता है तो देखता है कि इसके साथ खेलने वाले जितने भी बच्चे थे जो हाइड एंड सीक इसके साथ खेल रहे थे, वो सब इसको भूल कर दूसरे गेम को खेलने में बिजी हो गए थे। किसी को याद ही नहीं था कि रवि भी हमारे साथ खेल रहा था। तो यही इग्नोरेंस जब रवि देखता है कि सब इसे भूल गए और घंटों से दूसरा गेम खेल रहे हैं, किसी ने मुझे ढूंढने की कोशिश भी नहीं की, तो जब ये देखता है कि हर बच्चा इसे भूल गया, इसे इग्नोर कर दिया, तो इसका दिल काफ़ी दुखता है और ये मैदान में घास पर उल्टा लेट कर अफसोस करता है, रोता है। तो यही स्टोरी दिखाती है कि बच्चे सोचते क्या हैं, बच्चे अटेंशन चाहते हैं, क्योंकि वो उनका जो बच्चे छोटे होते हैं वो कुछ भी सोचते हैं अपने हिसाब से कि वो जीतेंगे तो बच्चे उनकी वाहवाही करेंगे, लेकिन जब ये बाहर आता है तो देखता है कि हर बच्चा इसे भूल गया है और दूसरा गेम खेल रहा है, क्योंकि बच्चे तो होते ही ऐसे हैं। मतलब किसी ने रवि को ढूंढने की कोशिश नहीं की, चलो ठीक है वो नहीं मिल रहा, कहीं छुपा होगा, चलो हम दूसरा गेम खेलते हैं, सब दूसरा गेम खेलने लगे। The central theme of Gamside Twilight is childhood loneliness and the desire for recognition। तो इस कहानी की थीम है चाइल्डहुड यानी बचपन का अकेलापन और डिज़ायर यानी इच्छा फॉर रिकॉग्नाइजेशन यानी पहचान की, जैसे रवि को चाहिए। रवि चाहता है ये जीतेगा तो सब इसे देखेंगे और ऐसा होता नहीं है। द स्टोरी शोज, ये कहानी दिखाती है हाउ कैसे चिल्ड्रेन क्रेव अटेंशन एंड अप्रूवल। ये कहानी दिखाती है कि कैसे बच्चे अटेंशन चाहते हैं। रवि, जो छोटा बच्चा रवि है, द यंगेस्ट चाइल्ड, और जो सबसे छोटा बच्चा रवि है, wants to prove himself by winning the game। वो रवि जो है वो चाहता है खुद को प्रूव करना विनर इस गेम का। ही हाइड्स, वो छुप जाता है फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत समय के लिए, काफ़ी देर तक, बिलीविंग ही हैड अचीव्ड विक्ट्री, और उसे ये विश्वास है, बिलीव है, अचीव यानी वो प्राप्त करेगा, विक्ट्री यानी जीत को। मतलब कि ये ऐसी जगह छुप गया कि जहाँ कोई उसको ढूंढ नहीं पाएगा। ढूंढते ढूंढते सब परेशान हो जाएंगे और जब ढूंढ लेंगे तो सब कहेंगे रवि यार तुम क्यों ऐसी जगह छुप गया, हम तो तुम्हें ढूंढ ही नहीं पाए, तुम कितने इंटेलिजेंट हो, तुम गेम के विनर हो। रवि कुछ ऐसा सोच रहा था, बट इन द एंड, लेकिन स्टोरी के एंड में क्या होता है, नो वन नोटिस्ड हिम, लेकिन किसी ने उसको नोटिस ही नहीं किया, सब भूल गए उसको। सब सोचे छोड़ो पता नहीं कहाँ गया रवि, हम आगे दूसरा गेम खेलते हैं। यही चीज़ रवि को काफ़ी हर्ट करती है। दिस डीपली हर्ट्स रवि, और यही चीज़ रवि को हर्ट करती है एंड मेक हिम फील इग्नोर्ड, और उसको ये चीज़ इग्नोर्ड, मतलब कि रवि को यही चीज़ काफ़ी तकलीफ देती है और उसको फील होता है कि सबने उसको इग्नोर किया है, नज़रअंदाज किया है। अनीता देसाई हाईलाइट करती हैं, दिखाती हैं हाउ चिल्ड्रेन एक्सपीरियंस डिसअपॉइंटमेंट एंड इमोशनल पेन इवन इन प्लेफुल सिचुएशन। तो अनीता देसाई दिखाती हैं कि बच्चों की कल्पना और वास्तविकता में संघर्ष होता है। द स्टोरी आल्सो शोज हाउ इमेजिनेशन एंड रियलिटी क्लैश इन ए चाइल्ड्स माइंड, और ये कहानी ये भी दिखाती है कि छोटे अनुभव भी उनके भावात्मक विकास पर असर डालते हैं, और जो बच्चों का दिमाग होता है और जो उनकी रियलिटी होती है और इमेजिनेशन होती है, दोनों अलग होती है। मतलब रवि कुछ और सोच रहा है बट रियलिटी में हुआ कुछ और, जिससे वो हर्ट होता है। तो यही इसकी थीम है। चलो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ प्रोफेशन फॉर वुमेन बाय वर्जीनिया वुल्फ। तो व्हाट इज द मेन आइडिया, यानी कि मेन आइडिया क्या है, या मेन आइडिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो वर्जीनिया वुल्फ का जो एस्से आपके सिलेबस में दिया गया है, प्रोफेशन फॉर वुमेन, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ। प्रोफेशन फॉर वुमेन से बनने वाले जो अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आज की वीडियो में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया है जो 2026 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछ सकता है वर्जीनिया वुल्फ के एस्से प्रोफेशन फॉर वुमेन से, वो है व्हाट इज़ द मेन आइडिया क्या है प्रोफेशन फॉर वुमेन बाय वर्जीनिया वुल्फ। तो देखिए, इन प्रोफेशन फॉर वुमेन में वर्जीनिया वुल्फ कहती हैं वुमेन जो महिलाएं हैं फेस एनी प्रॉब्लम्स इन देयर कैरियर्स। वर्जीनिया वुल्फ कहती हैं कि महिलाएं जो हैं अक्सर अपने लाइफ में अपने कैरियर को बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करती हैं, काफ़ी सारी कठिनाइयों का सामना करती हैं।
सोसाइटी एक्सपेक्ट्स देम टू बी क्वाइट एंड सेल्फलेस। समाज उनसे चुप और त्यागी होने की अपेक्षा करता है। जो सोसाइटी है वो क्या एक्सपेक्ट करती है औरतों से? बी क्वाइट, चुप रहो, एंड सेल्फलेस, और सब कुछ त्याग दो। केवल चुप रहो, त्याग दो, जो हम चाहते हैं तुम वो करो, तुम वो ना करो जो तुम चाहती हो। ये बात वर्जीनिया वुल्फ कह रही हैं कि सोसाइटी औरतों से जो कुछ भी चाहती है, सोसाइटी यही कहती है तुम वही करो जो हम चाह रहे हैं। मतलब एक औरत वो ना करे जो एक औरत खुद चाह रही है करना अपनी लाइफ में, अपने कैरियर को बनाने में। वुल्फ इनकरेज वुमेन टू ब्रेक दिस रूल्स। और वर्जीनिया वुल्फ अपने हिस्से में यही कहती हैं, औरतों को इनकरेज करती हैं, साहस देती हैं, ब्रेक यानी तोड़ दो दिस रूल्स, इन रूल्स को, इन नियमों को तोड़ दो। स्पीक ऑनेस्टी, और ईमानदारी से बोलो, एंड वर्क कॉन्फिडेंटली, और कॉन्फिडेंट के साथ काम करो, टू बिकम इंडिपेंडेंट एंड सक्सेसफुल, और स्वतंत्र बनो, सक्सेसफुल बनो, अपने पैरों पर खड़ी हो। इकोनॉमिकल मतलब कि इकोनॉमिकल नहीं, फाइनेंशियल होगा, यानी कि आर्थिक रूप से भी मजबूत बनो, अपने पैरों पर खड़ी हो। जिस फील्ड में तुम काम करना चाहती हो उस फील्ड में काम करो। ये जो सोसाइटी की बैरियर्स हैं, जो ये ब्रेक्स हैं, जो ये रूल्स हैं, इनको ब्रेक कर दो, इनको तोड़ दो। यही बात वर्जीनिया वुल्फ कह रही है कि कब तक चुप होकर दब कर रहोगी? चुप होकर दब कर रहने से जिंदगी भर दबाई जाओगी। वर्जीनिया वुल्फ इस एस्से के थ्रू महिलाओं को आगे बढ़ने की बात करती हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका बनेगा इस एस्से से वो है, व्हाट इज द एंजल इन द हाउस? एंजल इन द हाउस क्या है? ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए सारा क्वेश्चन इस वीडियो का इंपॉर्टेंट है, आपको तैयार करके जाना है। द एंजल इन द हाउस इज एन इमेज ऑफ एन आइडियल वुमेन क्रिएट बाई सोसाइटी। तो एंजल इन द हाउस समाज द्वारा बनाई गई आदर्श महिला की छवि है। शी इज एक्सपेक्टेड टू बी काइंड, ओबेडिएंट एंड साइलेंट। जो उसे दयालु, ओबेडिएंट यानी आज्ञाकारी, और साइलेंट मौन रहने की उम्मीद की जाती है। यानी कि एंजल इन द हाउस का मतलब घर में रहो। एंजल इन द हाउस, तुम घर में रहो, मतलब कि सोसाइटी ये चाहती है कि तुम घर की एंजल बन के रहो, केवल शांत रहो, साइलेंट रहो, आज्ञा का पालन करो, जो कहा जाए वो करो, तुम वो ना करो जिसमें तुम्हारा दिल लगता है, जिस फील्ड में तुम कामयाब होना चाहती हो तुम वो ना करो। मतलब वर्जीनिया वुल्फ यही कहती हैं कि हर समाज के अंदर महिलाओं से केवल यही अपेक्षा की जाती है कि वो चुप रहे, किसी भी बात में अपनी राय न दे, अपने पैरों पर खड़ी न हो, केवल घर में, घर के अंदर रहे, घर के बाहर उसे कुछ करने की आज़ादी नहीं है, नहीं फाइनेंशियल रूप में उसे मजबूत बनना है। तो वर्जीनिया वुल्फ इन्हीं बाधाओं को तोड़ने की बात करती हैं। वर्जीनिया वुल्फ कहती हैं, दीज आइडिया स्टॉप्स वुमेन फ्रॉम थिंकिंग फ्रीली एंड मस्ट बी डिस्ट्रॉयड फॉर वुमेन सक्सेस। तो वर्जीनिया वुल्फ कहती हैं कि ये जो आइडिया है लोगों का, सोसाइटी का, महिलाओं की स्वतंत्र सोच को रोकता है, महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकता है, और इसे नष्ट करना आवश्यक है, मतलब कि मस्ट बी डिस्ट्रॉयड, और इसी चीज़ को ख़त्म करना ज़रूरी है ताकि वुमेन भी अपनी लाइफ में सक्सेस हो सके, आगे बढ़ सके। जब तक एंजल इन द हाउस को ख़त्म नहीं किया जाएगा तब तक महिला आगे नहीं बढ़ेगी। अगला जो क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा वहाँ से प्रोफेशन फॉर वुमेन से, वो है थीम। व्हाट इज़ द थीम ऑफ प्रोफेशन फॉर वुमेन? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए हेडिंग डाल दीजिएगा पहले, थीम ऑफ प्रोफेशन फॉर वुमेन, फिर लिखिएगा द एस्से हाइलाइट्स वुमेन्स स्ट्रगल फॉर फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंट इन प्रोफेशनल लाइफ। ये एस्से दिखाता है स्ट्रगल यानी संघर्ष को, फॉर फ्रीडम स्वतंत्रता के लिए, आज़ादी के लिए, इन प्रोफेशनल लाइफ महिलाओं की आज़ादी के लिए जो स्ट्रगल होता है प्रोफेशनल लाइफ में, ये से वही दिखाता है। वर्जीनिया वुल्फ दिखाती हैं हाउ सोशल एक्सपेक्टेशन साइलेंस वुमेन। जो सामाजिक अपेक्षाएं होती हैं, जो समाज के लोग महिलाओं से अपेक्षा करते हैं कि वो केवल साइलेंट रहे, चुप रहे। शी अर्ज वुमेन टू रिजेक्ट false ideal like the angel in the house। तो वर्जीनिया वुल्फ कहती हैं कि समाज की उन अपेक्षाओं को दिखाती हैं, वर्जीनिया वुल्फ समाज की उन अपेक्षाओं को दिखाती हैं, उन सोशल एक्सपेक्टेशन को दिखाती हैं जो महिलाओं को चुप कराती है। वे महिलाओं को एंजल इन द हाउस जैसे झूठे आदर्शों को त्यागने की बात करती हैं कि एंजल इन द हाउस को सैक्रिफाइस कर दो। स्पीक ट्रूथफुली, स्पीक करो, बोलो जो तुम बोलना चाहती हो, थिंक फ्री होकर सोचो, एंड वर्क विद कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस के साथ काम करो, टू अचीव इक्वलिटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट,
और स्वतंत्र सोच रखो और आत्मविश्वास से काम करो। और आप समाज में जो पुरुषों का अधिकार है, जो इक्वालिटी है, मतलब महिलाओं और पुरुषों में असमानता नहीं होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। इन इक्वालिटी को समाप्त करना चाहिए। सेल्फ रेस्पेक्ट की बात करनी चाहिए, मतलब औरतों का भी मान हो, उन्हें किसी तरह के बैरियर में नहीं रहना चाहिए, सब कुछ तोड़ देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। बात करती हैं ये वर्जीनिया वुल्फ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ द एसे ड्रीम चिल्ड्रन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ड्रीम चिल्ड्रन चार्ल्स लैम्ब का एसे है, मैं पढ़ा चुकी हूँ और उससे बनने वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थीम आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, द एसे शोज द पेन ऑफ अनफुलफिल्ड ड्रीम्स एंड लव, लॉस्ट लव। ये इससे दिखाता है पेन ऑफ अनफुलफिल्ड ड्रीम्स, दर्द को, जो कि ऐसे दर्द को दिखाता है, ऐसे जो कि ड्रीम्स अनफुलफिल्ड हैं, अधूरे हैं, और लॉस्ट लव, जो कि प्यार खो गया। तो ड्रीम चिल्ड्रन में चार्ल्स लैम्ब अपनी ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी को दिखाते हैं कि इनका प्यार खो गया, इनके कुछ ड्रीम्स अधूरे रह गए, उस दर्द को, उस लॉनलीनेस को वो दिखाते हैं। चार्ल्स लैम्ब इमेजिन्स स्टोरी टेलिंग टू चिल्ड्रेन ही नेवर हैड। चार्ल्स लैम्ब इमेजिन करते हैं, सपना देखते हैं कि वो स्टोरी सुना रहे हैं अपने बच्चों को, जो कि कभी नहीं है, केवल सपने में है। द थीम हाईलाइट्स मेमोरी, लॉनलीनेस एंड reality versus imagination, showing how the past and personal laws deeply affect human emotions and life। तो देखिए, यह निबंध अधूरे सपने और खोए हुए प्रेम के दर्द को दिखाता है। चार्ल्स लैम्ब अपने उन बच्चों से बातें करते हैं जो कि हकीकत में है ही नहीं, केवल उनके सपने में है। इसकी थीम है मेमोरी यानी यादें, लॉनलीनेस यानी अकेलापन, एंड रियलिटी वर्सेस इमेजिनेशन यानी अकेलापन, कल्पनाएं, और रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच बीच दिखाया गया है कि कैसे चार्ल्स लैम्ब सपने में बच्चों को अपनी सच्ची कहानी सुना रहे हैं। शोविंग हाउ द पास्ट एंड पर्सनल लॉस, और ये स्टोरी पास्ट और पर्सनल लॉस को बहुत ही गहरे तरीके से दिखाती है। इस स्टोरी में चार्ल्स लैम्ब काफ़ी ज़्यादा दर्द से अपनी स्टोरी को बयां करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैंने सारे इंपॉर्टेंट थीम आपको बता दिए आपके सिलेबस से, जो आपके एग्जाम में आने वाली है, तो इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। बाकी महामैराथन क्लासेस, महासंग्राम क्लासेस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की क्लासेस, सब कुछ चैनल पे अपलोड है, तो देखकर अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। अब मिलते हैं अगले वीडियो के